आज का चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है ओवरहेड्स का चैप्टर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वैसे देसी भाषा में बोला जाए तो ऐसा है चैप्टर ये जो सर के ऊपर से जाता है, इसके लिए इसका नाम है ओवरहेड्स, मतलब सर के ऊपर से चले गया। मजाक कर रहा हूं। ये चैप्टर वाकई में मुश्किल है कई लोगों के लिए और कई लोगों के लिए बहुत आसान है। तो ये चैप्टर आपके जो है सर के ऊपर से ना जाए, उसके लिए मैंने पूरा बंदोबस्त करा है और 16 पेजेस के नोट्स से तैयार कर लिए, हैंड रिटन नोट्स। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में रिवाइज करनी है। और जो बुक की कुछ इलस्ट्रेशंस होगी, इसमें तो है ही कुछ, पर बुक की कुछ और इलस्ट्रेशंस होगी तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, भाई ये वाली मार्क कर लो, अलग लग रही है। पेपर के टाइम नोट्स पढ़ना और साथ में जो टिक मार्क वाली इलस्ट्रेशंस है उसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं करनी है, एक बार तो सारी करनी है, पर सेकेंड टाइम के लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं और साथ में एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की इलस्ट्रेशन अपनी बुक में मार्क करनी है। उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देखना कि जब कॉन्सेप्ट हो गए, बुक के क्वेश्चन हो गए, आंसर छुपाकर क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, तो फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लेना और आरटीपी कर लेना। उससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं एग्जामिशन लाने के लिए। और हाँ जी, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो आपके नोट्स बने हैं 16 पेजेस के, इसी के साथ आपके टोटल नोट्स 31 या 32 पेजेस के हो गए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि 100 पेजेस में आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा हो जाए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। बस 100 पेजेस 100 मार्क्स, यानी जिसको सारे के सारे 100 पेजेस की कॉन्सेप्ट मालूम है, इलस्ट्रेशन वगैरह सब समझ में आई है और बुक के जो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो बस हो गई प्रिपरेशन एग्जामिशन के लिए। बाकी आप लोगों की श्रद्धा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन छुपाकर उसका सही आंसर कर पाते नहीं कर पाते, क्वेश्चंस को समझ पाते नहीं समझ पाते, आरटीपी प्रैक्टिस करते हैं, पास्ट ईयर ट्राई करते नहीं करते अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये जो मैंने चीज बताई है 100 पेजेस के जो नोट्स हैं और बुक की टिक मार्क वाली इलस्ट्रेशन है, उससे आपकी पास तो गारंटी हो गया कि पास तो हो ही जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट उसी से एग्जामिशन बहुत आराम से ला सकते हैं। पर फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जब ये सब चीजें हो जाए तो उसके बाद आप अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ पिछले आरटीपी के क्वेश्चंस या प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, अपनी दिल की तसल्ली के लिए कि भाई मैंने पूरा चैप्टर कर लिया, बुक के क्वेश्चंस हो गए हैं, अब एक बार मैं पिछले साल या आरटीपी के देख लेता हूं, बिना उसके मेरे हो रहे हैं आंसर्स, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको करना है। अभी आप कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट हो गया आपका, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, लेबर कॉस्टिंग हो गया, पहले नोट्स को 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। फिर जो बुक के जो अलग अलग क्वेश्चंस है, एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चंस बुक में मार्क कर लो। जो इलस्ट्रेशन में नहीं है, इलस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन करवा दिए वो बुक में मार्क मत करो, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मार्क कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक बार दोबारा रिवीजन के लिए भी ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उन्हें मार्क कर लिया। तो 3-4 बार नोट्स को रिवाइज करा। जो मैंने आपको छोटे से नोट्स दिए 32 पेज तो आपके ओवरहेड के बाद होंगे, अभी तो उतने भी नोट्स नहीं है, 15-16 पेजेस के नोट्स हैं शायद आपके, कितने हैं उतने ही पेजेस के नोट्स होंगे। तो क्या किया आपने, आपने नोट्स को 3-4 बार पढ़ लिया और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करते हो छुपाकर, आंसर छुपा लेते हो, क्वेश्चन करते हो, और अगर वो हो पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो पा रहे हैं तो इसका मतलब प्रिपरेशन सही हो रही है। फिलहाल मैंने ओवरहेड का चैप्टर आपके लिए प्रिपेयर किया है, पूरा का पूरा नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर किया है, हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, जिससे आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे आसान हो जाएगा। और जैसा एक अलग ही कॉन्सेप्ट से, शायद किसी टीचर ने ऐसा नहीं करवाया होगा, एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। शायद यूएसए में सीपीए के टाइम जो सीपीए करते हैं या बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऐसा पढ़ाया जाता होगा। जो कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर ओवरहेड के चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आपको कुछ मैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको करवाने वाला हूं इस चैप्टर में। ओवरहेड्स क्या होते हैं पहले आओ जान लेते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स मींस कॉस्ट इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड्स। समझ रहे हैं आप, कॉस्ट इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड्स, यानी कि ऊपर के जो खर्चे होते हैं, मटेरियल दिख रहा है सामने,
ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ दिख रहा है, उसमें कुछ मटेरियल लगा है, हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल, किसी लेबर ने काम किया होगा डायरेक्ट लेबर, उसके लिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। उसके अलावा ऊपर के खर्चे, यानी कि जो बाकी सभी खर्चे हैं वो सारे के सारे हम ओवरहेड्स में डाल देते हैं, उन्हें हम ओवरहेड्स बोलते हैं। एक्सपेंसेस अदर देन कर दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतनी बात समझ में आ गई सर? अब अगर एक बात बताइए, अगर एक पूरी कंपनी को अगर मैं लूं तो उस पूरी कंपनी में कहां कहां पर ये ओवरहेड हो पाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल तो लगेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या सर्विस दे रही है तो उसमें मटेरियल नहीं लगेगा, पर हो सकता है कि सर्विस देने के लिए भी कुछ मटेरियल लग जाए, कुछ ना कुछ मटेरियल लग जाए भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक आर्किटेक्चरल कंपनी है, वो डिजाइन बनाती है, तो बनाती तो डिजाइन कंप्यूटर पे है, पर उसको देती है प्रिंट आउट निकालकर, बहुत बड़ा कैनवास पर बहुत बड़ा प्रिंट आउट निकाल कर देती है, जिसकी कॉस्ट आती है थाउजेंड्स में। तो वो भी कुछ ना कुछ अपना सर्विस कर रही है, बट प्रोडक्ट भी दे रही है। एक टीचर है, लेक्चर दे रहा है, पर पेन ड्राइव यूज कर रहा है, पेन ड्राइव मटीरियल है, पेन ड्राइव में सर्विस दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो उसके लिए पेन ड्राइव क्या हो गई? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक तरह से हो गई, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल लग रहा है। तो खैर इतना इन डेप्थ नहीं चलते हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो ऊपर के खर्चे लग रहे हैं वो कहाँ कहाँ लग सकते हैं। फैक्ट्री में लग सकते हैं, फैक्ट्री के बाहर लग सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं, चाय पी रहे हैं ऑफिस में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग की एंट्रियां पास कर रहे हैं। उनसे पूछो कभी मटेरियल बनाया है? वो कहेंगे नहीं बनाया हमने मटेरियल, पर कंपनी को तो खर्चा देना पड़ रहा है ना। वो जो अकाउंटिंग एंट्रियां पास करने वाला बंदा बैठा है, जो ट्रेनिंग का स्टाफ है, जो ट्रेनिंग वाले बंदे बैठे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, जो एचआर का डिपार्टमेंट है उसके जितने एम्प्लॉयज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहे सर, एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में काम कर रहे हैं, तो खर्चा तो लग रहा है ना सर। एसी रूम में बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनी का एक्सपेंडिचर तो हो रहा है ना। और अल्टीमेटली वो एक्सपेंडिचर कहां से निकालना है? जो प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी दे रही है, उसी प्रोडक्ट या सर्विस में ही अपनी कॉस्ट जोड़कर, ओवरहेड ऊपर के खर्चे जोड़कर उससे ज्यादा में बेचेंगे तो उसके पास प्रॉफिट आएगा। ऐसी तो चलता है धंधा। बनाने की जो कॉस्ट लगी वो तो लग गई, ऊपर के जो तमाम खर्चे लगे उन्हें भी जोड़ दिया कि भैया 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतना सारा मेरा खर्चा लग रहा है, तो 10 प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ, अलग अलग जितना जिस पर लग रहा है। एक तरह से जो प्रोडक्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उस पर ज्यादा खर्चा डाल देता हूँ, जो कम मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कम यूनिट्स बना रहा हूँ, उस पर कम खर्चा डाल देता हूँ। रैशनली जितने जितने यूनिट्स बन रही हैं, या कोई भी एक सर्टेन रेशो में डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये तो बनाने की खर्चा लगा है, और साथ में जब मैं बेचूं तो पहले देख लूं कि अच्छा ऊपर के और इतने खर्चे आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा पर बेचूंगा तो मार्जिन आएगा, प्रॉफिट आएगा। इसीलिए ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉस्ट शीट में आपने देखा ही था कि कैसे हम कॉस्ट शीट में बनाते थे, सारे एक्सपेंस ऐड करते थे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऐड करते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो भी ऐड करते थे। तो ऑफिस में जो हो रहे हैं खर्चे, वो वाले खर्चे भी आपके ओवरहेड हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किए जाने वाले खर्चे भी आपके ओवरहेड होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इवन फैक्ट्री में भी जो खर्चे हो रहे हैं, फैक्ट्री में भी कई खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाने में अपना योगदान नहीं दे रहे। इसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है सर, देख लेते हैं एक बार। जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है, जैसे ये पेन है, मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है, उस मेन प्रोडक्ट में जो चीज लग रही है वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो छोटी मोटी चीजें लग गई है बनाने के लिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। और साथ में अगर ये प्रोडक्ट किसी मशीन से बन रहा है, तो उस मशीन में भी कुछ अगर स्टोर्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज हो रही हैं, कुछ मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। यानी कि जो मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल, और जो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है, या प्रोडक्ट को जो बना रही है मशीन, उस मशीन में लग रहा है, तो सारी की सारी जो चीजें हो गई वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टोर डिपार्टमेंट में ही वो सारी चीजें स्टोर होती है, डायरेक्ट मटेरियल भी और इनडायरेक्ट मटेरियल भी। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपका स्टोर्स वगैरह है, मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, लुब्रिकेंट, ब्रिक एक्सेट्रा, एग्जांपल दिए हुए हैं। कुछ वहां पर ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे, लेबर होगी, जो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रही है, सुपरवाइज कर रही है सबको। सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर क्या कर रहा है? सुपरवाइजर सबको सुपरवाइज कर रहा है, जितनी भी हमारी डायरेक्ट लेबर है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ गई, वो कहेगा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है,
मशीन रुक गई है, कोई नहीं, मैं जाकर पता लगाता हूँ, क्योंकि एक एक डायरेक्ट लेबर तो जाने नहीं लगेगी कि यहाँ मशीन खराब हो गई मैं इसको ठीक कर लूँ, नहीं, वो सुपरवाइजर को बताएगी, सुपरवाइजर सॉल्यूशन लेकर आएगा फटाफट। और वो ऐसे ही 100 200 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट बन जाए, जो मेरी लेबर काम कर रही है उसको मैं सपोर्ट कर दूं, तो वो जो है सुपरवाइजर की जो सैलरी होगी वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर होगी। ऐसे ही फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग रहे होंगे, जैसे कि मशीन है, जो आपकी मशीन है, क्या उस मशीन का जो खर्चा कुछ लग रहा है? अगर मान लेते हैं कि मशीन जो है 10 लाख रुपए की आई है और 10 साल चलेगी, तो हर साल मशीन का 1 लाख का खर्चा तो लग ही रहा है। उस मशीन के खर्चे को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो जब आपने कॉस्ट शीट बनाई थी, आपको याद होगा, तो क्या डायरेक्ट मटेरियल में मशीन का खर्चा आ रहा है? नहीं। डायरेक्ट लेबर में आ रहा है? नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में वो आता है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब कि जितने यूनिट्स बनेंगे उसी के हिसाब से वो खर्चा लगेगा। डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, मशीन का नहीं कर सकते। मशीन पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती है, कहीं नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस में भी नहीं आती। अब क्या बच गया सर? फैक्ट्री में तो हो रहा है खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल है? नहीं है सर। इनडायरेक्ट लेबर है? नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मशीन? हाँ जी। मशीन में जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो कि रेगुलरली मटेरियल यूज होते रहता है, कोई मशीन का मेजर पार्ट नहीं सर, मेजर पार्ट रिप्लेस करना पड़ गया, वो नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो कि मशीन में छोटी मोटी लगती रहती है, जैसे कि मैं बताऊं तो प्रिंटर में इंक लगती है, प्रिंटर में इंक लगती है, वैसे ही मशीन में अगर कुछ ना कुछ लगते रहता है मटेरियल छोटा मोटा, जो कि आपका रेगुलर बेसिस पर लगता है, उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। कोई मेजर पार्ट को रिप्लेस करना पड़ जाए तो फिर तो वो आपका कैपिटलाइज भी हो सकता है या पीएनएल में डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी कभी होगा। खैर वो एक अलग मुद्दा है, अकाउंटिंग का मुद्दा है। बट जो मशीन की कॉस्ट लग रही है वो कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट को बनाने में मशीन का तो पूरा योगदान है, तो उसकी जो कॉस्ट है फैक्ट्री में क्योंकि लग रही है, इसके लिए डेप्रिसिएशन मशीन का जो होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अगर यही आपकी जो मशीन है, वो मशीन आपकी ऑफिस बिल्डिंग में होती, कोई मशीन जैसे कि ऑफिस का प्रिंटर है या कोई और चीज है, वो अगर आपकी ऑफिस बिल्डिंग में होती है, ऑफिस की खुद की बिल्डिंग, दोनों ही चीजें, ऑफिस की खुद की बिल्डिंग और उसमें कुछ मशीनें, जैसे कि स्टाफ जो वहाँ का है प्रिंटर यूज करता है और फोटो स्टेट की मशीन यूज करता है, स्कैन करने के लिए कुछ यूज करता है, कंप्यूटर लैपटॉप यूज करता है, कुछ और मशीनें यूज करता है, तो वहां पर उन सभी का जो डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं हो रहे हैं और ना ही वो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, इसके लिए ना ही वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, ना ही वो फैक्ट्री ओवरहेड है, बल्कि ऑफिस में वो खर्चा लग रहा है, इसके लिए वो ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जहां पर जो खर्चा लग रहा है वो वहां का ओवरहेड बन जाएगा। ओवरहेड को हम 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि आपने कॉस्ट शीट में देखा है कि जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है वहां तक प्रोडक्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड इंक्लूड किए जाते हैं, और जो प्रोडक्ट बिक जाता है उससे हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बिका ही नहीं उसको बेचने के लिए थोड़ी ना सेलिंग का एक्सपेंस हुआ होगा, जो बिका है उसी से हम चार्ज करते हैं, क्योंकि ये सारी पीरियड कॉस्ट होती है एक तरह से, कि एक साल की इतनी कॉस्ट तो लगेगी, ऑफिस की खर्चा जो है, सेलिंग का खर्चा जो है, हालांकि इसमें कुछ कुछ वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई एजेंट है कमीशन ले रहा है तो जितना बिकेगा उतना कमीशन मिलेगा, वेरिएबल भी हो सकता है। दिमाग को खोल लो ना, खोल लो दिमाग को, फिक्स्ड वेरिएबल कहीं पर कुछ भी आ सकता है, खुद ही सोचो, चाहे इसके अंदर फिक्स भी वेरिएबल भी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, सेलिंग के लिए हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, एडमिन के लिए हो सकता है। दिमाग के सारे पेज खोल दो, रटना नहीं है, रटने में जाओगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बिना रटे चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए उसको समझकर आसानी से कर पाओगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि फैक्ट्री में कुछ खर्चे लग सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी पैकिंग, पावर एंड फ्यूल। प्राइमरी पैकिंग का यानी प्रोडक्ट जो है वो आप उसे स्टोर कर पाओ, फिनिश प्रोडक्ट में बनाकर स्टोर कर पाओ, वो स्टोर करने के लिए भी उसकी कुछ छोटी सी पैकिंग करनी पड़ेगी, जो सबसे पहली पैकिंग होती है उसे हम प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। अगर प्राइमरी पैकिंग नहीं करी तो उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में रख ही नहीं सकते, वेयर हाउस में खराब हो जाएगा। तो जो प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री के अंदर करी जाती है वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, फैक्ट्री में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। और जो आपके एडमिन में बैठे हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह जो काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सब क्या है आपके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़। ऑफिस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। वहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, डेप्रिसिएशन या फिर जो आपका ऑडिट होता है उसका खर्चा, अकाउंट्स एंड ऑडिट के एक्सपेंडिचर, अगर आउटसोर्स करा हुआ है बाहर वाले से काम करवा रहे हो तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो आपके सेल्समैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एम्प्लॉयज तो हैं पर डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में अपना योगदान नहीं दे रहे, प्रोडक्ट को बेचने में जरूर दे रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में नहीं दे रहे। हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्ट बनाने में अपना योगदान दे रही है, प्रोडक्ट को बेचने में दे रहे हैं योगदान। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड आ गया कि खर्चा तो लग ही रहा है पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि ज़्यादा डिमांड आएगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे हम, डेफिनेटली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है। इसलिए सारा का सारा ये ओवरहेड है, ऊपर के खर्चे हैं तमाम लगने वाले, और उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, सेकेंडरी पैकिंग, प्रोडक्ट को आप बेचने लायक बना सको, बेचने लायक बना सको प्राइमरी पैकिंग करनी पड़ती है सर। प्रोडक्ट को आप कहीं पर ले जा सको डिलीवरी के लिए तो उस प्राइमरी पैकिंग के बाद भी उसे बड़े बड़े कार्टन्स में पैक करना पड़ता है, उसे हम सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं, जो कि एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। तो ये जो एक्सपेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवा रहे हो, ट्रांजिट का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जाना है और वो सामान में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, या दुर्घटना हो जाए तो हमें कोई क्लेम देते, उसका आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इन बिटवीन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो उसके बीच का इंश्योरेंस करवा लिया, कुछ गलत हो गया तो उसका पैसा मिल जाएगा सर, प्रोडक्ट खराब हो गया, रास्ते में ले जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, पैसा मिल जाएगा। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई क्या? मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के कुछ एग्जांपल दिए हैं, और ये बताया है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो तो आपका सिर्फ फैक्ट्री में लगेगा, पर इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी फैक्ट्री में लगेगी। हालांकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जो हैं वो आपके फैक्ट्री के बाहर भी लग सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं फैक्ट्री में और फैक्ट्री के बाहर भी लग सकते हैं। वैसे मैं इनडायरेक्ट लेबर नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय बोलूंगा, क्योंकि लेबर जो है ऑफिस में नहीं बैठती, एम्प्लॉय बैठते हैं। सेलिंग के लिए भी एम्प्लॉय होते हैं, लेबर नहीं होती। लेबर वो है जो काम कर रही है, बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, ठीक है ना? यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो पढ़ाते टाइम मैंने देख लिया, इसको अपडेट कर दिए, नोट्स डाउनलोड करा था नोट्स, तो पढ़ाने से पहले जो मिस्टेक मिली मैंने उसको ठीक कर दिया। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आपके, वो तो आपके हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ना करो तो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इनकर नहीं होगी। आप खुद ही बताओ मुझे, मशीन बंद पड़ी है, प्रोडक्ट बन नहीं रहा, तो क्या आपको मटेरियल स्टोर से इशू करवाना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं कराना पड़ेगा और इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको इशू नहीं करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं कराना पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ज्यादा इशू करवाना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो नहीं इशू करवाना पड़ेगा। इसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यही वेरिएबल है जो कि चेंज होती है आउटपुट के साथ। आउटपुट ज्यादा तो ये कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम तो कॉस्ट कम लगेगी, पर यूनिट में सेम रहेगी, ठीक है ना? पर यूनिट, एक यूनिट की इतनी कॉस्ट लगती है सर, 10 यूनिट बनाओगे तो 10 गुना लगेगी, 20 यूनिट बनाओगे 20 गुना कॉस्ट लगेगी, अगर एक यूनिट की इतनी है तो। वेरिएबल इन नेचर है, बढ़ती घटती रहती है प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है एक वेरिएबल कॉस्ट है। हालांकि जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट लेबर है, ये वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। वेरिएबल तब होगी जब प्रोडक्शन से इसका कोई लिंक बैठ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होने पर कम होगा। जैसे कि आपकी इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है जो कि बाकी वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए आई है, बट सुपरवाइजर नहीं है, वो बाकी वर्कर्स को सपोर्ट कर रही है सिर्फ, कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने काम करा, उस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ले जाने के लिए आपकी कुछ लेबर है जो दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं, डेली वेज वर्कर्स, उन्हें हम डेली वेज वर्कर्स बोलते हैं। रोज की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं होगी तो उन्हें हम नहीं बुलाएंगे, सर आज काम नहीं है,
आपको पता है फैक्ट्री जहां पर लगती है उसके बाहर लेबर जो है ना बैठी रहती है। अगर आज डिमांड आ गई, हमारी रिक्वायरमेंट आ गई, तो हम काम कर लेंगे आज। ऐसी डेली वेज होते हैं, पेरोल पर नहीं होते, ये कंपनी के पेरोल पर नहीं होते, परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, रोज की दिहाड़ी पर रखे जाते हैं। और इनकी जरूरत नहीं होती तो फिर इनको काम नहीं मिलता, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो वो जो आपके वर्कर्स हैं वो इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हो सकते हैं, जिनको आपने दिहाड़ी पर रखा है, रोज की दिहाड़ी पर, और इसीलिए वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो सुपरवाइजर है या आपके कुछ ऐसे हैं परमानेंट एम्प्लॉयज कि अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो भी हम आपको निकालेंगे नहीं, आपको सैलरी देंगे, सर्टेन टाइम पीरियड तक सैलरी देंगे ही देंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर कंपनी ही बंद हो गई तो निकालना पड़ेगा, वो एक अलग मुद्दा है। पर अगर कंपनी चल रही है तो सुपरवाइजर को कौन निकालेगा? आज काम कम है, कल ज्यादा आ सकता है। सुपरवाइजर तो 100-200 लोगों को एक बंदा देख रहा है, तो उस एक बंदे को ही निकाल देंगे? नहीं सर, वो परमानेंट एम्प्लॉई है, उसे नहीं निकालेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो कि परमानेंट हो, और इसीलिए उन परमानेंट एम्प्लॉयज को हम बोलते हैं, जो भी आपकी इनडायरेक्ट लेबर बोलो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय बोलो, परमानेंट जो है उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो पैकिंग की कॉस्ट नहीं आएगी, पावर फ्यूल की कॉस्ट नहीं आएगी। अगर आपने लगाया हुआ है यहाँ पर एक डीजल का प्लांट लगाया हुआ है, जनरेटर लगाया हुआ है डीजल का, डीजल पर चलता है, पावर फ्यूल जनरेट करता है, अगर बिजली चली गई तो उससे हम बना लेंगे पावर। प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है सर, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इस पावर फ्यूल के एक्सपेंस का भी खर्चा बच जाएगा और पैकिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी। इसलिए वेरिएबल है जो चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के हिसाब से, और फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो चेंज नहीं होती, जो लगेगी ही लगेगी। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री किराए पर ले ली है, अब चाहे उसमें प्रोडक्शन करो या खाली दो, जिसने रेंट पर दिया है वो तो आपसे किराया लेगा ना, तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑफिस बिल्डिंग किराए पर ले ली है सर, अकाउंट्स एंड ऑडिट के एक्सपेंडिचर, ऑडिटर हायर कर लिया है, ऑडिटर ने तो अपनी फी कोट कर दी है, वॉल्यूम ज्यादा हो या कम हो, उसने बोल दिया कि एक ऑडिट के 50,000 रुपीज में लूंगा और 5 दिन आकर आपका ऑडिट करूंगा बैलेंस शीट डेट के बाद। तो बैलेंस शीट डेट हो गई, उसके बाद ही उसके फाइनेंशियल्स बन गए, फिर ऑडिट करेगा, 5 दिन आएगा, सब चेक कर कर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाकर साइन कर कर काम खत्म करेगा, और 50,000 रुपए लेगा। अब चाहे कम हो या ज्यादा हो, ऑडिटर ने तो फी कोट कर दी है, उसको देनी पड़ेगी, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। यहां तक की बात आपको समझ में आई है नहीं है, बताइए मुझे। यहां तक की बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? ओवरहेड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उसको मैंने फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, फिर मैंने उसके अंदर के एग्जाम्पल लिख दिए, और फिर मैंने ये बताया कि ये जो होते हैं ओवरहेड, ये भी वेरिएबल फिक्स्ड के नेचर में हो सकते हैं, किसी भी नेचर में हो सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता था, ओवरहेड्स होते हैं, मैं लिखता ओवरहेड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड और एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। आप कहे हैं अभी तो आपने बताया कि एक होते हैं फैक्ट्री में, सेलिंग में लगते हैं, एडमिन में लगते हैं ओवरहेड। तो वो एक कैटेगराइज करने का एक तरीका है। अगर मैं 10 लोगों को लाता हूं और उनको मैं हाइट के हिसाब से बड़ा या छोटे में कैटेगराइज कर देता हूं, तो क्या मैं उन्हें वेट के हिसाब से बड़े छोटे में नहीं कर सकता? क्या मैं उन्हें और किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग नहीं कर सकता? उनके कितने परसेंट मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स वाले इधर आओ बच्चे, कम मार्क्स वाले इधर हो जाओ। जैसे ही मैं बोलूंगा अच्छा बड़ी लंबी हाइट वाले इधर हो, छोटी हाइट वाले इधर हो, बच्चे तो वही हैं, 100 बच्चे सामने खड़े हुए हैं मेरे, पर जैसे ही मैं उन्हें बोलता हूं कि परसेंट के हिसाब से आप इधर इधर हो जाओ, जिसके 70% ज्यादा है वो इधर हो, 70% से कम वाले यहां पर हो, अब बच्चे दो इधर इधर हो गए। फिर मैं बोला 1 मिनट साहब, सब साथ में आ जाओ दोबारा से, जिसकी हाइट 5'10" से ऊपर है वो यहाँ आ जाओ, 5'10" से नीचे वाली हाइट वाले यहाँ आ जाओ। तो बच्चे तो उतने ही हैं, पर अब इधर कुछ और जाएंगे, उधर कुछ और जाएंगे, पहले इधर कुछ और गए थे, उधर कुछ और गए थे, अलग अलग गए थे, और वहीं पे मैं सबको इकट्ठा करके बोल दूं एक काम करो, जिनका वेट 60 kg से ऊपर है वो यहाँ आ जाओ, 60 kg से नीचे वाले वेट यहाँ आ जाओ। बच्चे तो वही है, पर जैसे ही मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का वो तरीका बदलता हूँ कैटेगराइज करने का, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पर कैटेगराइज करता हूँ बच्चों को, तो जिसमें वो चीज है वो यहाँ आएगा, जिसमें नहीं है वो यहाँ आएगा। बच्चे टोटल उतने ही है, वैसे ही ओवरहेड आपके इतने ही है। आप उसे वेरिएबल फिक्स्ड में कैटेगराइज कर सकते हो, फिर बोलोगे अच्छा वेरिएबल में कई चीजें आ सकती है,
फैक्ट्री में भी वेरिएबल लग सकते हैं, एडमिन में भी लग सकते हैं वेरिएबल, सेलिंग के लिए भी हो सकते हैं, सिमिलरली फिक्स भी तीनों जगह हो सकते हैं। तो कैटेगराइज का तरीका आप कैसे ही बदल लो, बच्चे उतने ही हैं सर, समझ रहे हैं, ओवरहेड के एक्सपेंस उतने ही है। तो यहां तक की अगर आपको बात समझ में आ गई है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं क्लास में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कराऊंगा। आज की क्लास में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कराऊंगा और एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। जो मेन इस चैप्टर का क्रक्स है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। एक फैक्ट्री आपके सामने बनी हुई है, फैक्ट्री है ये पूरी की पूरी, ये एक फैक्ट्री है। इसमें यहाँ पर पावर हाउस लगा हुआ है, पावर जनरेट करता है, लाइट्स हैं यहाँ पर, और फैक्ट्री में एक छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं। भाई मान लेते हैं प्रोडक्शन वाले का एक मैनेजर का कैबिन होगा और कुछ छोटी मोटी चीजें होगी। इफ कंपनी मेजरली प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको मैंने नीचे लिख दिया, वैसे ऊपर लिखना था कि अगर एक कंपनी में एक ही प्रोडक्ट मेजरली प्रोड्यूस हो रहा है, छोटे मोटे और भी होते होंगे बट मेजरली 90-95% एक ही प्रोडक्ट की सेल होती है, वही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस केस में क्या होगा। और जब एक से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तब क्या होगा। ये जो कैटेगराइजेशन आज का किया है मैंने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में, ये हेल्प करेगा समझने के लिए कि ओवरहेड के चैप्टर में जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। शायद कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता है सर, वो आपको बताते हैं ओवरहेड के चैप्टर में ये है, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं नहीं बता रहे। क्यों का जवाब मिल जाए आपको, उसके लिए जो यूएसए में पढ़ाया जाता है, सीपीए में पढ़ाया जाता है, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें आप ऊपर लिख लीजिएगा, इफ कंपनी मेजरली प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट, तब क्या होगा उसकी बात कर रही है। फैक्ट्री यही है, फैक्ट्री में ऑफिस बने हुए हैं, कुछ कैबिन्स वगैरह बने हुए हैं, पावर हाउस है, लाइट्स वगैरह लगी, और भी बहुत चीजें लगी होगी। 1, 2 और 3, 3 यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 1, 2 एंड 3, और 4 एंड 5 जो है सर्विस डिपार्टमेंट है। क्या होते हैं सर ये, अभी पहली बार नाम सुना है हमने। देखिए एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो जो प्रोसेस जो है आपका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, या अलग अलग डिपार्टमेंट बोल लो, अलग अलग प्रोसेसेस बोल लो, एक ही बात है। ये जो आपके अलग अलग प्रोसेसेस हैं इसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। अलग अलग बने हुए हैं ना सर, आपको मैंने एग्जाम्पल में कार दिखाई थी, कार कहीं पर पेंट हो रही है, कहीं पर उस पर दरवाजे फिट हो रहे हैं, कहीं इंजन लग रहा है, कहीं पे सीट लग रही है, सीट का कवर लग रहा है। तो अलग अलग वो प्रोसेसेस हैं, बट वो अलग अलग एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि एक डिपार्टमेंट ये काम करता है प्रोडक्शन का, एक डिपार्टमेंट ये काम करता है, स्पेशलाइजेशन इस डिपार्टमेंट की इस पर्टिकुलर चीज में है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन के 3 प्रोसेसेस कह लो, 3 डिपार्टमेंट कह लो, ये प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकलता है। और आपकी फैक्ट्री में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी कि जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक कैंटीन, भाई खाना तो चाहिए वर्कर्स को, वर्कर्स को खाना चाहिए, प्रोडक्शन में जो हेल्प कर रही है लेबर उसको खाना तो चाहिए, तो उसके लिए आपने एक कैंटीन बना दी। यहाँ पे ये कैंटीन में खाना बनता है, सब लोग दोपहर के टाइम या सुबह या रात के टाइम खाना खा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया जो कि चेक कर लेगा, अच्छा ये इस पर्टिकुलर फर्स्ट के बाद जो प्रोसेस के बाद जो सामान निकला है, इसमें कुछ सैंपल पर चेकिंग कर ली कि जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं उसमें चेक करा कि भैया ऐसा क्यों बन रहा है, इसको ठीक करिए, ताकि हम पहले ही प्रोसेस में उसे ठीक कर लें, ना कि पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन जाए और फिर डिफेक्ट फाइंड आउट करें। भाई अब तो पूरा का पूरा मेहनत लग गई, अब तो खराब बन गया है, अब उसको दोबारा बनाओ। तो हर प्रोसेस में वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक कर सकता है सैंपल पर। या कुछ है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो इन प्रोसेसेस बने हुए हैं, जहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, उन पर्टिकुलर मशीनों वगैरह की मेंटेनेंस के लिए कोई डिपार्टमेंट है जहां पर इंजीनियर्स वगैरह अपॉइंट हो रखे हैं कि वो मेंटेन कर आ जाएंगे कि हाँ सब चीजें बराबर चल रही है, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में जहाँ काम होना चाहिए वैसे हो रहा है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है कि यहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री तक काम होगा, यहाँ पर कूलिंग करी जाएगी, माइनस तक भी टेम्परेचर जाएगा, पूरे वो लगे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है मेंटेन करे उनको, भाई कहीं पे कोई दिक्कत ना आ जाए।
सर्विस प्रोवाइड करे, प्रोडक्शन नहीं करवा रहा सर, प्रोडक्शन वो नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे खराबी आएगी तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ खराबी आएगी यहाँ भी जाएगा, यहाँ खराबी आएगी यहाँ भी जाएगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक फैक्ट्री में हो सकती है, इतना आप मानते नहीं मानते? अगर आप ये मानते हैं कि ये सारी चीजें एक फैक्ट्री में हो सकती है तो आओ देखते हैं हमारी फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनता है मेजरली, अब उसकी क्या क्या कॉस्ट लगेगी। कुछ लगेगा बनाने में डायरेक्ट मटेरियल, कुछ लगेगा डायरेक्ट लेबर, कुछ लगेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर जो है कुछ लगेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं लगेंगे, सेलिंग नहीं लगेंगे। मैंने बात फैक्ट्री की करी है कि फैक्ट्री में क्या क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। फैक्ट्री में आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और जो इनडायरेक्टली चीजें लग रही है। इनडायरेक्टली में क्या आ गए सर? इनडायरेक्टली में ये भी इनडायरेक्ट में है, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट हो सकते हैं ना। जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं मशीनों पर वो डायरेक्ट हैं, जो सुपरवाइज कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है, और ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट हो सकते हैं। हालांकि सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो तो सारा ही का सारा इनडायरेक्ट है, उसमें कुछ भी डायरेक्टली नहीं लग रहा है, सबका सब इनडायरेक्ट है। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी सब लोग प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। कुछ ही लोग डायरेक्ट लेबर हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में काम कर रहे हैं, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी वहाँ पर हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी वहाँ पर हो सकती है। पर जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसमें तो सारा का सारा इनडायरेक्ट ही है। खैर हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो डायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद जो भी लग रहा है फैक्ट्री के अंदर, वो सारा का सारा जो फैक्ट्री ओवरहेड जिसे मैं बोलता हूँ उसे मैं ऐड कर लूँगा। उसमें अगर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करूँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया ये जो मैंने प्रोड्यूस करा है इसकी इतनी कॉस्ट मेरी आई है, फैक्ट्री के अंदर इतनी कॉस्ट आई है। ठीक है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि कुछ मेरा मटेरियल था जो पहले थोड़ा सा काम हो गया था, उस पर मैंने और काम कर दिया, तो कुछ काम हो रखा था उसकी कॉस्ट ऐड कर दी, और काम किया वहां पर ऐड हो गई कॉस्ट। और क्लोजिंग में कुछ काम हो चुका है बट बनकर नहीं निकला है तो उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, तो जितना बनकर निकल गया उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है ना, उसमें सब कुछ आ गया, फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट लगी सब कुछ आ गई। और फैक्ट्री ओवरहेड जो होंगे यहाँ पर, मजे की बात है कि वो एस्टिमेटेड बेसिस पर आपने लिए होंगे, क्योंकि यहां पर जो आपका खर्चा लग रहा है फैक्ट्री में, आपको सपना नहीं आएगा कि मेरे कितना पावर एंड फ्यूल का बिल आएगा। हाँ आपको पता है कि चलो ठीक है, मुझे पता है कि एक यूनिट के इतने पैसे लगते हैं और इतनी यूनिट्स की मैंने कंजम्पशन करी है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है मेरा इतना खर्चा आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप पता है आपको क्या आएगा, एक्चुअल नहीं पता सर। आपको एक्चुअल एक्सपेंस तभी पता लगेगा जब एक्चुअली में बिल आपको मिलेगा। तो यहां पर जो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इसको एस्टिमेट क्यों करते हैं सर? इसलिए एस्टिमेट करते हैं कि प्रोडक्ट तो पहले बेचना है ना सर, एक्चुअल बिल आने के बाद तो प्रोडक्ट नहीं बेचना, पहले बेचना है। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एस्टिमेटेड ओवरहेड का खर्चा तो चाहिए होगा। चलिए डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आप परचेज करके रख चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज किया हुआ है सर। जैसे जैसे इशू होगा आपको पता है, इतने परचेज करा था, इतने पर इशू कर रहा हूँ, लीफो फीफो मेथड वेटेड एवरेज मैंने आपको करवाया है, इतने पर इशू कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट शीट में देखा था। डायरेक्ट लेबर काम कर रही है, आपको पता है 1 घंटे की इतनी पैसे लेती है, लेबर कॉस्टिंग में देखा है सर, पर पीस इतनी रेट ले रही है डायरेक्ट लेबर। तो जितने पीस मैन्युफैक्चर होंगे आपको पता है कि उतनी मेरी लेबर कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पर इनडायरेक्ट लेबर का आपको नहीं पता, अगर वो मे भी किसी और एंगल से ले रही है, आवरली के बेसिस पर ले रही है, ओवर टाइम होगा तो उसका ज्यादा बन जाएगी कॉस्ट। एक्चुअल कैलकुलेशन थोड़ी ना आप उस टाइम कर रहे हो, आर यू डूइंग द कैलकुलेशन राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम? क्या अच्छा इसने 1 घंटा ज्यादा काम किया, अच्छा मेरा टोटल एक्सपेंस इतना हो गया, अब इसने 1 घंटा कम काम कर लिया, अच्छा इतना हो गया, पावर की इतनी यूनिट्स कंज्यूम हो गया, अच्छा मेरा इतना खर्चा हो गया है। डेली बेसिस पर ऐसे कोई बंदा बैठा है क्या जो कंप्यूट कर रहा है? नहीं। हाँ कंप्यूटर से निकलेगा तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है पता लगेगा, डायरेक्ट लेबर जो है पीस के हिसाब से जिनको पेमेंट हो रही है उनका पता लगेगा कि ठीक है इतने पीस बने तो इतना खर्चा आएगा ही आएगा। बाकी जो इनडायरेक्ट लग रहा है सारा खर्चा, उस इनडायरेक्ट खर्चे में एक्चुअल बिल तो बाद में आएगा ना सर। पर मुझे तो चाहिए कि जब मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तो उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है मुझे पता लग जाए एस्टिमेटेड, ताकि उस पर मैं अपना एक मार्जिन ऐड कर दूं और उसके बाद ही मैं सेल करूं। बाद में जब एक्चुअली में बिल आएगा तो अगर मेरा एक्चुअल बिल जितना मैंने एस्टिमेट किया था उससे कम आया तब तो अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट में रहे।
हमने ज़्यादा में ही मार्जिन में ऐड कर कर बेचा, और अगर मेरा एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा आ गया तो जो मैंने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा बिल आ गया, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा बिल आ गया हो कि मैंने तो जितना मार्जिन चार्ज किए थे उससे भी ज़्यादा का बिल आ गया मेरा एक्चुअल ओवरहेड का, और इसलिए मैं लॉस में आ गया एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो नेक्स्ट टाइम मुझे पता है कि कारण क्या था, किस कारण की वजह से मेरे जो ज़्यादा लॉस आया वो क्यों आया, ज़्यादा बिल जो आया वो क्यों आया, उसका कारण फाइंड आउट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो एस्टिमेशन करें वो एग्जैक्ट हो पाए, अच्छे से एस्टिमेशन हो पाए। बट इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाइम आपको एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पता हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट पता हो सकती है, कितने यूनिट्स बनेंगे तो इतने यूनिट्स पर मेरा इतना पर यूनिट डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, रॉयल्टी की मेरी को पेमेंट करनी होगी, रॉयल्टी की मुझे पेमेंट करनी होगी और इतना एक्सपेंस मेरा लगेगा, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पता होता है। पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगेगा ये आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम शायद एग्जैक्टली नहीं पता होता, इसीलिए हम एस्टिमेटेड बेसिस पर फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। ओवरहेड्स डन इन द फैक्ट्री इन ऑल द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री इन जनरल। ये जो फैक्ट्री दिख रही है आपको, इस फैक्ट्री में ये जो लाइट लगी है ये किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं लगी हुई सर, डिपार्टमेंट के बाहर लाइट लगी हुई है, पावर हाउस डिपार्टमेंट के बाहर है। तो फैक्ट्री में इन जनरल जो भी खर्चा हो रहा है, हो सकता है कि फैक्ट्री के गेट का एक गेट कीपर भी हो, उसकी सैलरी भी हो, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं है पर पूरी पूरी फैक्ट्री का है। जो ये खाली जगह बच गई यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर खर्चा लगी रहा है सर। डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा लग रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो, जो यहाँ पर आपका पावर हाउस है, जो फैक्ट्री में इन जनरल खर्चे हैं, सारे ओवरहेड जोड़ लीजिए। डायरेक्ट को मत जोड़िए सर, डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो तो आपका है ही है। फैक्ट्री में जो बाकी के बच गए खर्चे सभी डिपार्टमेंट्स के आप ऐड कर लीजिए और उसके बेसिस पर आप एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लीजिए। ये एब्जॉर्प्शन रेट आप बिगिनिंग में निकालेंगे ताकि जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें तो उस टाइम आप एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को ऐड कर पाएं या प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर पाएं। उससे क्या होगा, आप उसमें मार्जिन ऐड कर कर सेल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहां पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती तो आपको एब्जॉर्प्शन से मतलब नहीं है, उसे तो है ठीक है, एक्चुअल में जो खर्चा है पीएनएल में डेबिट करो, जो सेल हुई क्रेडिट करो, बात खत्म। अगर आपको लग रहा है एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, प्राइस बढ़ा दो, सेल ज़्यादा हो जाएगी, या हो सकता है उससे डिमांड कम हो जाए, वो अलग फैक्टर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एनालिसिस नहीं करनी होती, यहाँ एनालिसिस करनी है, और इसी के लिए आपको तुरंत चाहिए कि मेरा कितना एस्टिमेटेड ओवरहेड मेरा लग सकता है, वो आप देख लेते हैं। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड मैंने एज्यूम करा है 1.6 लाख है। अब ये आप एब्जॉर्ब कैसे करेंगे सर, किस बेसिस पर एब्जॉर्ब करेंगे? जनरली हम लेबर आर के बेसिस पर करते हैं या मशीन आर के बेसिस पर एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि अगर मेरे इतने फैक्ट्री के एस्टिमेटेड ओवरहेड्स लग रहे हैं तो इतने ओवरहेड का खर्चा जो मेरा एस्टिमेटेड हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज या ऑन एन एस्टिमेशन मेरे इतने आवर्स भी लगेंगे, लेबर काम करेगी। एक तरह से फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है ना, तो मेरी लेबर अगर 30 to 100 आवर्स काम करती है तो फैक्ट्री ओवरहेड मेरे 1.6 लाख आते हैं। तो एक आवर का कितना एक्सपेंस आ रहा है उस हिसाब से आपने फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिए। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि लेबर 1 घंटा काम करेगी तो उसके हिसाब से तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर की वेज रेट हो रही है। डायरेक्ट लेबर जो काम कर रही है एक्चुअली में तो उसके हिसाब से उसकी वेजेस निकल रही है, फैक्ट्री के ओवरहेड उसके हिसाब से नहीं निकल रहे। वो तो लाइट, पंखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, बाकी का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेबर के काम करने से नहीं हो रहा। पर मैं देखने के लिए देख रहा हूँ कि अच्छा मेरी इतना लेबर का काम होता है या इतने मशीन आवर्स मेरे चलते हैं फैक्ट्री में, तो इतनी मेरी फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, तो 1 घंटे का 1 आवर का कितना है। यदि आपका जो ऐसा प्रोसेस है कि जो लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारी लेबर काम करती है, तो उस केस में तो आप लेबर आवर्स ले सकते हैं। और जहां पर ऑटोमेटेड चीजें हैं, मशीनें काम करती है, तो वहां पर मशीन कितने घंटे चल रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं मशीन मेरी इतनी आवर्स चलती है। ये सिर्फ हम एक रेट निकाल रहे हैं, और क्योंकि अधिकतर लेबर या मशीन काम करेगी प्रोडक्शन में, इसके लिए हमने इनका बेसिस ले लिया कि अगर मेरे एस्टिमेटेड ओवरहेड इतने हैं और मेरी लेबर इतना काम करती है तो 1 घंटे के इतना मेरा ओवरहेड हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कल को आपने जो प्रोडक्शन करी उसमें आपके जितने लेबर आवर्स लगे, 10,000 घंटे लगे, 20,000 घंटे लगे, तब कहेंगे ठीक है 10,000 लेबर ने काम करा, 10,000 घंटे काम किया, तो उसको 10,000 घंटों के पैसे मिलेंगे। मटेरियल कुछ लगा, डायरेक्ट मटेरियल जितना लगा उसके पैसे, जितने यूनिट्स लगी, डायरेक्ट मटेरियल जितना इशू करा उतने उसके पैसे लगेंगे।
लेबर ने जितने आवर्स काम किया उतना पैसे लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जो हुआ उसके पैसे लगेंगे। पर फैक्ट्री में जो ओवरहेड लगे उसके कितने पैसे लगेंगे, एक्चुअल है नहीं, तो हम बोलेंगे भाई एक्चुअल नहीं है, बट हमने एक रेट निकाली हुई है कि हमारी लेबर ने इतने घंटे काम किया, तो 1 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से हम ओवरहेड को एज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब डाल देते हैं। तो अगर लेबर ने 20,000 घंटे काम किया तो हम उसके हिसाब से एब्जॉर्ब कर देंगे ओवरहेड्स को और बोलेंगे ठीक है इतने फैक्ट्री ओवरहेड हमारे लगे होंगे क्योंकि 1 घंटे का इतना होता है। जब हमने एस्टिमेशन किया था, निकाला था। और मशीन अगर ज़्यादा आपकी मशीन इंटेंसिव काम होता है, मशीनरी ज़्यादा लगी हुई है फैक्ट्री में, तो आप मशीन आवर निकालेंगे, अदरवाइज लेबर आवर निकालेंगे। व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एट दैट टाइम एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट नोन, therefore overheads are absorbed based on the estimated rate which is called absorption rate। एक एस्टिमेटेड रेट निकालते हैं जिससे हम ओवरहेड्स को चार्ज कर लेते हैं उस प्रोडक्ट में, कि चाहे इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने घंटे लगे लेबर के, तो इतने ओवरहेड इसमें डाल देंगे, क्योंकि 1 आवर के इतने ओवरहेड मेरे आ रहे हैं, जो मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकाली है, ये 1 मशीन आवर के इतने मेरे ओवरहेड्स आ रहे हैं, 1 मशीन आवर के इतने मेरे ओवरहेड्स आ रहे हैं, इतनी देर मशीन चली तो इतने ओवरहेड इसमें डाल दो, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि 1000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम 1000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपये पर लेबर आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50,000 रुपये के फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लेंगे प्रोडक्ट में। एस्टीमेट कितना किया था सर, एस्टीमेट हमने किया था 1.6 लाख। मेरे जो ओवरहेड होंगे इसमें वेरिएबल भी होगा सर, फिक्स्ड भी होगा, सारे ओवरहेड आ गए इसमें। प्रोडक्शन नहीं होगी तो भी हो सकता है कि वेरिएबल नहीं लगेगा, फिक्स तब भी लगेगा, मुझे नहीं पता सर। मैंने सिर्फ एक रेट निकाल ली और मैंने ये बोला कि जितने भी मेरे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स लग रही हैं और मेरे इतने एस्टिमेटेड लेबर आवर्स में काम करवाता हूँ अपने, मशीन आवर्स को मशीन चलाता हूँ, जितना प्रोडक्ट मेरे को बनाना है उसके हिसाब से, तो 1 घंटे का ओवरहेड मेरा इतना बनता है। अब मैंने जितने घंटे काम करवाया उसके हिसाब से मैंने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लिए। काम मैंने 1000 घंटे ही करवाया तो उस हिसाब से मैंने 50,000 रुपये चार्ज किए। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो थे वो थे 1.6 लाख। अभी के लिए मान लेते हैं जो हमने एस्टिमेट किया था वो बिल्कुल ही ठीक ठाक किया था, यानी एक्चुअल एक्सपेंस भी करीब इतना ही हमारा आता होगा 1.6 लाख। हालांकि एक्चुअल भी डिफर हो सकता है, पर अभी मान लेते हैं कि एक्चुअल हमारा इतना ही आता होगा 1.6 लाख के करीब। हमारा तुक्का जो एस्टिमेशन था बिल्कुल ठीक था। हालांकि क्या हुआ सर, हम 50,000 रुपये ही प्रोडक्ट से रिकवर कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई उसमें सिर्फ 50,000 रुपये का एक्सपेंस जाएगा, क्योंकि 1000 घंटे ही तो चली है मशीन, 1000 घंटे ही तो लेबर ने काम किया है, जो भी है वट एवर लेबर आर या मशीन आर्स। तो लेबर ने क्योंकि 1000 घंटे ही काम किया है, देयरफॉर हमने 50,000 रुपये ही एब्जॉर्ब करे। हालांकि हमने एस्टिमेशन में तो 3200 लेबर आवर्स लिए थे, हमें लग रहा था कि भैया जो पूरा साल है ना, जो पूरा साल हमारा है उसमें कम से कम लेबर जो है 3200 आवर्स तो काम करेगी, इतना हमारा एस्टिमेशन था। लेबर ने इस साल 1000 घंटे ही काम किया उस पर्टिकुलर पीरियड में, 1 महीना 6 महीना जिसका भी पीरियड हमने लिया है, उससे हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हो गया सर। हमें जो ओवरहेड है 1.6 लाख के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवाने थे प्रोडक्ट में। अब क्या हुआ सर, हमारी जो लेबर है उसने कम काम किया, जो रेट हमने निकाली थी लेबर के हिसाब से निकाली थी, क्योंकि लेबर ने कम काम किया इसके लिए हमने कम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाया। प्रोडक्ट की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल तो पता नहीं थे सर, एब्जॉर्ब हमने कम करवा लिए। तो अगर आपके एस्टिमेटेड ओवरहेड है वही आपके एक्चुअल एक्सपेंस भी अगर आ जाते हैं 1.6 लाख, तो भी आपको पता लगेगा कि मैंने ओवरहेड्स को अंडर एब्जॉर्ब करवा लिया। ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था, कम एब्जॉर्ब करवा पाया बिकॉज ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन। एज द प्लांट वर्कड एट लेस कैपेसिटी, मुझे लगा था मैं प्लांट को एक हायर कैपेसिटी पे चलाऊंगा, हायर एक्टिविटी लेवल पर चलाऊंगा। बताया था ना एक्टिविटी लेवल क्या होता है, कितना % प्लांट यूटिलाइज कर रहे हो। तो मुझे लगा था कि मैं प्लांट को ज़्यादा कैपेसिटी पे चलाऊंगा, मैंने कम कैपेसिटी पे चलाया, 1000 घंटे ही चलाया सर। उस वजह से मेरे ओवरहेड जो थे वो कम एब्जॉर्ब हो पाए। तो इसका क्या करूंगा, जो बाकी का जो बच गया 1.6 लाख के मेरे ओवरहेड्स थे जो मैंने एस्टिमेशन के टाइम पे लिए थे फैक्ट्री के ओवरहेड्स, 50,000 तो मैंने एब्जॉर्ब करवा दिए, बाकी का क्या होगा 1,10,000 कॉस्टिंग P&L में डाल दीजिए। अगर आपने एस्टिमेशन का एरर आपका नहीं था,
अगर आपको लग रहा था कि ठीक है मैं इतनी कैपेसिटी पे चलाऊंगा, फिर भी अगर एक्चुअल डिफर कर जाता है तो एक अलग मुद्दा है। जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल में, इवन इफ एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 3200 लेबर आवर्स, अगर असली में जो मैंने एस्टिमेशन के टाइम लिया था 3200 लेबर आवर्स मेरा प्लांट जो है उस पर काम होगा, 1.6 लाख के मेरे एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, मैंने लेबर को 3200 आवर्स ही उस पीरियड में काम करवाया, पर उसके बाद भी जो मेरे एक्चुअल ओवरहेड थे, एक्चुअली में जो आया वो ओवरहेड मेरे कुछ और आ गए, देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दैट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स माइट डिफर फ्रॉम एस्टिमेटेड और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई जो एक्चुअल पावर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, एक्चुअल में जो मेंटेनेंस लगी, कई बार मेंटेनेंस ज़्यादा लग गई, कभी कम लगती है, वो तो मशीन के ऊपर है ना कब खराब होगी, ज़्यादा लग गई कम लग गई, आपने एस्टिमेशन में काउंट नहीं किया था क्योंकि आपको नहीं पता था ना, वो तो सर्टेन नहीं है। उसमें ऐसा नहीं कि आपने कोई रॉन्ग एस्टिमेशन करा, आपने उस बजटेड में नहीं लिया क्योंकि आपको लगता है नॉर्मली इतना ही होता है, वियर एंड टियर या रिपेयर का इतना ही खर्चा होता है, पावर का इतना ही होता है, एक्चुअली में कुछ चेंजेस की वजह से ज़्यादा कम हो गया। आपका एस्टिमेशन लगभग ठीक था बट ज़्यादा कम होने की वजह कुछ और थी, बिजली के रेट्स बढ़ गए थे सर, आपको नहीं पता था उस टाइम, या कोई एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, वन टाइम चार्ज लग गया है, क्या करोगे आप, वन टाइम चार्ज आ गया कोई, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसके बाद भी आपने जो एस्टिमेशन करा है, जितने आवर्स में आपने सोचा कि आप काम करवाएंगे उतना काम भी आपने कराया, बट फिर भी आपने जितना एब्जॉर्ब किया 1.6 लाख के ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवा दिया, उसके बाद भी हो सकता है कि एक्चुअल बिल 2 लाख रुपए का आ गया, ये एक्चुअल बिल आपका 1.5 लाख रुपए का आया। ज़रूरी थोड़ी ना जो आपने एस्टिमेट किया, बजट बनाया है, उतना ही आपका एक्चुअल आए, अलग आ सकता है, और उस वजह से भी जो डिफरेंस होगा उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड की हो सकती है। जो आप फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवा रहे हो वो आपके होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, और जो एक्चुअली में बिल आता है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल ओवरहेड। डिफरेंस में क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ज्यादा ओवरहेड चार्ज करवा दिए प्रोडक्ट में तो हो गया ओवर एब्जॉर्प्शन, कम चार्ज करवा दिए हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या करोगे इसमें आप, देखिए अगर आपकी एस्टिमेशन में एरर था या कोई एबनॉर्मल रीजन था, यानी कि एक ही बार ऐसा हुआ है, बार बार ऐसा नहीं होगा सर, उस केस में तो आप कॉस्टिंग पीएनएल में अपना खर्चा ट्रांसफर कर सकते हो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का। क्यों सर, भाई क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका पीएनएल बनता है उसमें तो एक्चुअल खर्चा ही जाता है। हम तो अपनी एनालिसिस के लिए ले रहे थे कि जो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाला उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमने एब्जॉर्ब करा दिया, जितना ओवरहेड पर आवर के हिसाब से हमें लग रहा था कि होगा, जो हमने रेट निकाली थी उस हिसाब से हमने एब्जॉर्ब करा दिया, उससे एक्चुअल डिफर करता है। अगर वन टाइम डिफर करता है, हमें पता है बार बार ऐसा नहीं होएगा, एबनॉर्मल रीजन है, छोटा मोटा ही एक्सपेंस है अगर, या फिर हमारा एस्टिमेशन गलत था, तो उस केस में हम कॉस्टिंग पीएनएल में उस खर्चे को डाल देंगे। एब्जॉर्ब कराया, एक्चुअली में आया, चाहे वो आपका कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा एब्जॉर्ब करा लिया गेन आ जाएगा, कम एब्जॉर्ब करा लिया एक तरह से एक्सपेंस आ जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल में डालेंगे, मैनेजमेंट के नाम डाल देंगे, सर मैनेजमेंट आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, आपकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो मैनेजमेंट के नाम उसे डाल देंगे। और अगर इसके अलावा कोई और रीजन होगा तो आप उस कॉस्ट को कहाँ चार्ज करेंगे सर, कहाँ करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फिनिश गुड्स में, वर्क इन प्रोग्रेस में। क्यों सर, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट आपने बनाया सारी कॉस्ट ऐड करी, तो यहाँ भी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट तो एक्चुअली आपको ऐड करनी थी ना, एक्चुअल कॉस्ट ही आपको ऐड करनी थी ना, पर एक्चुअल पता नहीं थी, इसके लिए आपने एब्जॉर्ब्ड करी, एक एस्टिमेटेड रेट पर आपने कॉस्ट को ऐड करा, और बाद में पता लगता है कि अच्छा ये तो आपने कम ले लिया, ज़्यादा कॉस्ट आपको चार्ज करनी थी, ज़्यादा चार्ज कर दो, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही चार्ज कर दो। अगर प्रोडक्ट जो बन चुका है और बिका नहीं है तो फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, तो उस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर आपने अंडर एब्जॉर्ब कर लिया ओवरहेड्स तो थोड़ा सा बढ़ा दो, ओवर एब्जॉर्ब कर लिए तो थोड़ी सी कॉस्ट कम कर दो। यदि कारण इनमें से नहीं है, एस्टिमेशन का एरर नहीं है, एबनॉर्मल रीजन नहीं है और छोटा मोटा नहीं है, तो फिर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को ठीक कर लोगे, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको भी ठीक कर लोगे। कुछ बिक चुका है उसकी कॉस्ट भी ठीक कर लो, और जो पड़ा हुआ है वो भी ठीक कर लो, क्योंकि जो आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की रेट से एब्जॉर्ब करवाया था वो थोड़ा कम या ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया एक्चुअल के मुकाबले, तो एक्चुअल आने पर इसको ठीक कर लो आप।
प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी है। ये आपका पूरा का पूरा ओवरहेड का प्रोसेस होता है सर, और तब होता है जब आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो इसे आप रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कराऊंगा, जिसके बाद आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओवरहेड का चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट है सारे हो जाएंगे। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि ओवरहेड्स होते हैं ऊपर के खर्चे, आपको पहले से नहीं पता होता कि एक्चुअली में कितने लगेंगे। इसके लिए आप एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो, जो कि आप लेबर आर या मशीन आर के बेसिस पर निकाल सकते हो। एस्टिमेटेड बेसिस पे इतने ओवरहेड होंगे, इतने आवर्स काम होगा, एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपने गलत एस्टिमेशन करा है तो फिर आपको भुगतान तो देना पड़ेगा, और उस वजह से हो सकता है कि आपके जो एक्चुअल में ओवरहेड हो वो ज़्यादा या कम हो जाए रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से। तो जो भी डिफरेंस होगा उसे आप कॉस्टिंग पीरियड में डालेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन ठीक नहीं था। आपने कहा कि इतनी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, जबकि प्लांट को अलग कैपेसिटी पे चलाया गया, तो एस्टिमेट ही आपने ठीक नहीं करा। अगर और कोई कारण होगा तो उसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड या कम कर देंगे, यानी कि पहले हमने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए थे तो कम कर देंगे, उसको कम होने चाहिए थे, एक्चुअल कम एक्सपेंस आए। और अगर हमने पहले कम एब्जॉर्ब करे थे, ज़्यादा होने चाहिए तो ज़्यादा कर देंगे उसकी कॉस्ट। ठीक है ना, यही आपका पूरा का पूरा ओवरहेड का चैप्टर है, और इसका एग्जाम्पल 2 करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 करने के साथ साथ आपके सारे के सारे पूरा का पूरा जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, और फिर कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना बचेगा, वो हम करते रहेंगे। ठीक है जी, अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।